हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो आप अपने लॉ स्कूल के स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में और ईयर्स में पढ़ लेते हो। तो अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे एक भी वीडियो नहीं बनाई। दिस माई फर्स्ट वीडियो एंड इट्स ऑल्सो द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो मैं मेनली जो है ये बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दिस इज द मेन लेजिस्लेशन विच गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो रिफर टू बुक्स, लाइक आई रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक ड्यूरिंग माई contract law studies, contract and specific relief act. This is from Avtar Singh. You can also refer to it. This is huge, बहुत बड़ी है बुक तो, but I think it's very good and it's helpful. Case laws अच्छे हैं इस बुक में, तो you can refer to these books if you want. Otherwise मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं ये तो आप देख ही सकते हो, and this video is going to be really helpful. Let's start with it directly. Now सबसे पहले हम चालू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो, अभी लॉ स्कूल में नए नए आए होंगे तो मैं बता दूं कि मीनिंग और डेफिनेशन किसी भी चीज़ का जब पूछा जाए तो आप अगर उसको बेयर एक्ट में क्या मीनिंग या डेफिनेशन दिया है उस वर्ड का, अगर आप उसका आंसर लिखते हो, राइट। जैसे कि हमारा बेयर एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका आप सेक्शन 2 का एच देखो जी, हो गया ना, इधर है एच हमारा नेक्स्ट पेज पे। अगर आप एच देखो तो एच में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एच में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के एच में। तो ये अगर आप जब भी डेफिनेशन या मीनिंग पूछा जाए तो अगर आप ये स्पेसिफिकली लिख के 2H में ये पाया जाता है इसका डेफिनेशन, इफ़ यू मेंशन दिस व्हाइल राइटिंग योर आंसर यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, ठीक है। बेयर एक्ट क्योंकि एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है डेफिनेशन का, तो वहाँ से डेफिनेशन लिखना या उसकी डेफिनेशन लिखना बहुत ही रेप्यूटेड और जेन्युइन आंसर माना जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो, है ना, फर्दर वेन एवर यू आर स्टडिंग एंड व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन एग्जाम्स, आप अगर किसी भी चीज़ की मीनिंग या डेफिनेशन पूछा जा रहा है तो उसका या तो आप किसी बहुत अच्छे लीगल स्कॉलर हो गए या तो फिर हमारा कोई पर्टिकुलर ऑथर हो गया, उसने जो डेफिनेशन दी है वो लिखो, या तो कोई बेयर एक्ट में अगर डेफिनेशन डिफाइंड है एक चीज़ की तो आप वो लिखो। तो हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें 2H में स्पेसिफिकली दिया गया है क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। 2H बोलता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एक अग्रीमेंट, 2H कॉन्ट्रैक्ट को एक अग्रीमेंट बोलता है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज़ एन अग्रीमेंट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट्स एन अग्रीमेंट। वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ व्हाट डज एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स? दीज 2 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 एलिमेंट है इस डेफिनेशन में। डेफिनेशन छोटी सी है बट डेफिनेशन का मीनिंग थोड़ा डेप्थ में समझेंगे हम लोग। एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अब ये एनफोर्सेबल शब्द जो है ये आगे जाके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो ये चीज़ हमें बताती है, ओके। तो ये याद रखना क्या होता है, वो बताता है कॉन्ट्रैक्ट जो है एक अग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल है बाय लॉ। अब ये हमारी तीन उसमें मैंने डिवाइड कर दी, ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है। सबसे पहले आते हैं अग्रीमेंट में। अब अग्रीमेंट क्या है? इसने ये तो बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, बट अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट होता है एक ऑफर और एक उस ऑफर की एक्सेप्टेंस। जब किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई पर्टिकुलर ऑफर दिया कि मैं ये जो चॉकलेट है ये तुझे 2 रुपये में दे दूँगा, तो ये जो ऑफ़र है, और जब वो सामने वाला जिसको ऑफ़र किया गया है ये चॉकलेट, वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे और वो सेम चीज़ के लिए उसको एक्सेप्ट करे, मतलब कि वो उस टॉफ़ी को ही 2 रुपये के लिए, उस पर्टिकुलर टॉफ़ी को, उस पर्टिकुलर अमाउंट 2 रुपये के लिए ही जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, तब एक अग्रीमेंट बन जाता है बिटवीन द 2 पीपल। तो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है एक तरीके का अग्रीमेंट माना जाता है। When 2 or more people agree on something, agree on same thing in the same sense, they are said to be in agreement. जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग अग्री करते हैं, मानते हैं सेम चीज़ों को इन द सेम सेंस, तब उनको अग्रीमेंट में होना कहा जाता है, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसको भी एक तरीके का हम अग्रीमेंट बोलते हैं सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू दी अबव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर हम देखें तो अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और जब इसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ का एलिमेंट ऐड हो जाता है, जब इस अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी का एलिमेंट ऐड हो जाता है तब ये जाके बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अभी हमारे डेफिनेशन में हमने देखा ना कि एक अग्रीमेंट तो है कॉन्ट्रैक्ट, बट जब ये
अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ या लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या दो एलिमेंट्स है? पहला, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, दूसरा और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है बाय लॉ। तो अब लीगल एनफोर्सेबिलिटी के बारे में आते हैं। लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है when one person does not do or refuses to do what was agreed, other person can go to court and force him to do it। सिंपल सी बात है, अगर एक ऑफ़र एक पर्सन ने दिया कि मैं ये तुझे चॉकलेट 2 रुपये में बेचना चाहता हूँ, दूसरे पर्सन ने बोला ठीक है मैं तेरे को 2 रुपये दूंगा और मैं ये चॉकलेट तुझसे खरीद लूँगा। अब जो हमारा फर्स्ट पर्सन था उसने उसको वो चॉकलेट दे दी, उसने उस चीज़ की डिलीवरी दे दी, पर हमारे सेकंड पर्सन ने उसको 2 रुपये का जो अमाउंट था, जो उन्होंने कंसिडर किया था कि हम 2 रुपये जो है तुम्हें को देगा, वो उसने नहीं दिया। तब क्या कर सकता है जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, हम उस फर्स्ट पर्सन को ए मान लेते हैं। तो जो हमारा ए पर्सन है जो अपनी 2 रुपीज़ की जो चॉकलेट है वो बेचना चाह रहा था बी को, और उसने उस चीज़ को वो डिलीवर भी कर दिया, ठीक है, दिस इज़ अ चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल, उसने उसको वो डिलीवर भी कर दी, बट बी ने उसको 2 रुपीज़ का अमाउंट नहीं पे किया। तब ए क्या कर सकता है? ए कैन गो टू कोर्ट। ओके, ए जो है वो कोर्ट जा सकता है और जाके कोर्ट में ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ ये? क्योंकि ये ऑफ़र हुआ और ये एक्सेप्टेंस हुई ऑफ़र की, इसने मान लिया है ना कि हाँ मैं ये जैसे चॉकलेट खरीदना चाहता हूँ, तो ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस होके अग्रीमेंट बन गया, प्लस ये इस अग्रीमेंट के लिए कोर्ट जा पा रहा है, तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ गई। कैसे? जब आप किसी भी चीज़ के लिए जो अग्री की गई हो, है ना, आप उस चीज़ को कंप्लाई करवाने के लिए या उस चीज़ को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि इसने उससे 2 रुपये नहीं दिए, बी ने ए को 2 रुपये नहीं दिए उस चॉकलेट के, तो ए क्योंकि कोर्ट जा सकता है बी से पैसे निकलवाने के लिए। वो क्यों जा रहा है कोर्ट? क्योंकि बी ने उसको पैसे नहीं दिए, तो ए जाके कोर्ट को बोलेगा कि हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और बी ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई नहीं किया, बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। ओके, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अब ए जाके कोर्ट में ये बोला और कोर्ट ने जो है ए को उसके 2 रुपीज़ जो है वो दिलवा दिए। तो ये जो है इसको बोलते हैं लीगल एनफोर्सेबिलिटी। जब कोई बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो उसको फॉलो नहीं करता या उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तब द अदर पर्सन कैन गो टू कोर्ट and the other person can make sure that the contract is completed and is performed। इस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, उसी को हम लीगल एनफोर्सेबिलिटी बोलते हैं। दिस इज़ लीगल एनफोर्सेबिलिटी। और किसी भी अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। किसी भी अग्रीमेंट में अगर कोई अग्रीमेंट हुआ जहाँ पे एक ऑफ़र हुआ है और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस अग्रीमेंट में जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी मतलब कोर्ट जाने की एबिलिटी आती है, तब ये दोनों एलिमेंट बन के ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। ओके, तो ये सिंपल से डेफिनेशन जो है वो उसका बहुत डीप मीनिंग है, ये याद रखना, दिस इज़ द मीनिंग। ये सिंपल से डेफिनेशन बोलती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक अग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल है बाय लॉ। एक अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल हो जाता है बाय लॉ, बाय कोर्ट, तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 2H मीन्स। आई होप द मीनिंग इज क्लियर, सो नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज़ अ बेसिकली वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम आपने बहुत देखा होगा इसको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया है एक प्रकार का अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वॉज टर्म्ड एज एन अग्रीमेंट, तो वो एक प्रकार का अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट बहुत प्रकार के हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट उसका एक टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट उसका एक पार्ट है। तो अग्रीमेंट जो है वो ये बड़ा वाला सर्कल है, क्योंकि अग्रीमेंट बहुत टाइप के हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इसलिए बोला जाता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो है अग्रीमेंट, मतलब कि वो आते अग्रीमेंट की कैटेगरी में ही हैं। पर ऑल अग्रीमेंट्स, क्योंकि अग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हैं, बहुत सारे टाइप के हैं, बट उनका एक टाइप कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ अग्रीमेंट ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, पर हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक अग्रीमेंट होता है, क्योंकि अग्रीमेंट होना मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस होना कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा वेन डायग्राम था। ये आपका बहुत आपने सुना होगा, इफ़ यू हैव
attended some of your classes of the contract law in your college, you must have heard that all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. So that what it does means. तो यहाँ पे जब एक agreement के पास legal enforceability आ जाती है तब वो बन जाता है contract, ये याद रखना. Now let's move forward to section 10. Section 10 ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये मैंने यहाँ बीच में ऐसे ही क्यों डाल दिया, बिकॉज ये बताता है कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हैं दैट आर कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स. चलो, अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड. क्या क्या कंडीशन है, 4 कंडीशन दी हुई है. ये चारों कंडीशन होनी चाहिए तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, वरना वो सिर्फ एक अग्रीमेंट रह जाता है. ओके. बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. फ्री कंसेंट मतलब दोनों पार्टी ने अपना अपना कंसेंट, अपनी अपनी विल, अपनी अपनी चाह जो है वो एक्सप्रेस की हो और कॉम्पिटेंट हो वो पार्टी. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी क्या होता है कि पार्टीज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. कभी भी माइनर जो है, मतलब जो 18 साल से नीचे के लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उसके अलावा और भी कॉम्पिटेंसी होती है, जैसे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मेंटली स्टेबल होने चाहिए, अनसाउंड माइंड, या फिर वो किसी भी मेंटली चैलेंज्ड प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे होना चाहिए. दे शुड बी मेंटली गुड एंड मेंटली सपोर्टेड. तो ये इनका कॉम्पिटेंसी आ जाता है. पहला फ्री कंसेंट होना चाहिए, दूसरा कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की. अब आ जाओ लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है द कंसिडरेशन इज जस्ट समथिंग, इट्स एन अमाउंट ऑफ मनी, इट कुड बी एनीथिंग. जैसे कि मेरे ये वाले एग्जाम्पल में 2 रुपीज़ इज़ द कंसिडरेशन. कोई भी अमाउंट ऑफ मनी या कोई भी चीज़ जिसका एक्सचेंज हो रही है, जिसकी अदला बदली हो रही है, उसको हम कंसिडरेशन बोल सकते हैं. ठीक है. दिस इज 2 रुपीज़ इज आर कंसिडरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. अब आ जाओ लॉफुल ऑब्जेक्ट में. व्हाट डज लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स? लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द रीज़न फॉर विच यू आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस. आप किस पर्पस के वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो. माय गॉड, माय पेन जस्ट गॉट ओवर. ओके, सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम बोलते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल पर्पस. अब लॉफुल होना चाहिए, इसका मतलब है कि कोई भी लॉ के अंडर वो चीज़ इलीगल नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इलीगल मतलब आप ड्रग्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए, गन खरीदने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. ये जो है वो इलीगल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. तो आप इन चीज़ों के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. एंड आर नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड नहीं डिक्लेयर होते. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो कि सेक्शन 10 बताता है कि कौन से अग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को माने जाते हैं. कैसे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, कैसे? पहला, जिसमें पार्टीज़ का फ्री कंसेंट हो और पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो. दूसरा, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए. फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट. और लास्टली, दैट आर नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. वॉइड का मतलब अभी ये होता है निल. निल मतलब कि ऐसे अग्रीमेंट जिनका कोई लीगल अफेक्ट या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा. ओके. सो वॉइड का मतलब ये होता है विद नो लीगल अफेक्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉर्मेशन एंड इनिशिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, स्टार्ट कैसे होता है. उससे पहले ये जान लो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है मे बी इन राइटिंग और ओरल एंड नो स्पेसिफिक मैंडेट इज गिवन बाय लॉ. लॉ कभी नहीं बोलता कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही होना चाहिए. ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ एसेंशियल्स, जैसे कि उसमें एक ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो ज़रूरी होना ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही हो. अब आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. कॉन्ट्रैक्ट हमेशा स्टार्ट होता है एक ऑफर से, जहाँ पे या एक प्रपोजल, इसको प्रपोजल भी बोलते हैं. तो स्टार्ट इट ऑलवेज, इट्स ऑल स्टार्ट विद द ऑफर. ऑफर जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है. जैसे कि अगर यहाँ पे इस केस में ए ने बोला कि मुझे 2 रुपीज़ में ये जो है एक चॉकलेट जो है वो आपको बेचनी है, और जब ये बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ये चॉकलेट खरीदने के लिए तैयार हूँ इन 2 रुपीज़, ये हो गई हमारा ऑफर, ये हो गया हमारे बी की उसकी एक्सेप्टेंस. तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट हो जाए तब एक प्रॉमिस बन जाता है. ओके, इट फॉर्म्स अ प्रॉमिस फ्रॉम 2 पार्टीज टू वन अनदर. 2 पार्टीज प्रॉमिस कर लेती है एक दूसरे को that they will bind with the contract or they will perform the contract. तो offer plus acceptance बन के हो जाता है एक promise. फिर ये promise बन जाता है आगे जाके एक agreement where they agree to do or not to do something. अब वो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो वो to do something, अब इस केस में
वो बोलेगा कि हाँ मैं चॉकलेट 2 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, या नॉट टू डू समथिंग भी कुछ हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को ना करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद जब ये अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग हो जाता है तब ये अग्रीमेंट जाके बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द होल फॉर्मेशन। ये एक बार देख लेना, टेबल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या अग्रीमेंट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो दिस इज द बेसिक, दिस इज द फॉर्मेशन एंड इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक जो है वो पढ़ लिए। बाकी ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।